This video is the final part of the lecture series that I uploaded in 3 parts. In the lecture, we discussed the journey of Bhagat Singh, Ambedkar, and Periyar up to 1924. This part, however, is a bit different. It includes random Q&A with Professor Jagmohan Sir, nephew of Bhagat Singh. Here we explored various topics not directly related to one subject. If you would like to watch the full lecture, you can find it on the channel. Here you will find different discussions, including some questions from Juhi and me. Thank you. Juhi, आप जी सर. Sir, first of all, thank you so much for such an enlightened lecture, sir. और मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हो रही है यार, सच में. वो तो मुझे भी बहुत दिनों से मुझे चिराग रास्ता बना है हमारा. जी सर. जी बहुत दिनों से कह रहा था कि मैं बात करवाऊंगा आपकी. सर मेरा सौभाग्य आपका. और सर मैं बेसिकली आपसे पूछना चाहती हूँ, वैसे मेरे 2 सवाल हैं. मेरा पहला सवाल है, भगत सिंह जब इक्वालिटी की बात कर रहे हैं और अनटचेबिलिटी को हटाने की बात कर रहे हैं, तो भगत सिंह की जो रियल आइडियोलॉजी है सर, उस पर थोड़ा सा आप लाइट डालें सर, जो उसको हम आगे कैसे लेके चल सकते हैं सर. जी सर. और सर दूसरा, हम अजीत सिंह जी के बारे में कोई अच्छी किताब भी जाननी है सर, आप कोई बता दें, और अजीत सिंह जी के बारे में थोड़ा बता दें. पहले तो हम अजीत सिंह जी का ही ले लेते हैं, क्योंकि वो उनकी एक उन्होंने लास्ट में अपने ऑटोबायोग्राफिकल नोट लिखवाए थे जो इंग्लिश में वेबसाइट पे अवेलेबल है, shahidbhagatSingh.org पे वो पूरी मैंने डाल रखी है. तो वो बरीड अलाइव करके भी छपी थी, लेकिन वो प्रिंटेड तो शायद नहीं अवेलेबल, लेकिन आप उसको PDF में मतलब वो उससे ले सकते हैं. और वो पीरियड है 1907 वाला, जब भगत सिंह पैदा हो रहे हैं. तो उस वक्त जो सबसे बड़ी नॉन पीसफुल मूवमेंट थी कहा जाए, मतलब क्योंकि भगत सिंह दोनों चीज़ें ले रहे हैं. इस अजीत सिंह और उनके साथियों ने जो उस वक्त 1907 में किसानों पे वो बना, तो वो इशू, लेकिन उससे बड़े काम कर रहे थे. उनके साथ सूफी अम्बा प्रसाद थे, सूफी अम्बा प्रसाद, और उनकी एक किताब जो मतलब हमने पंजाबी उर्दू से पंजाबी में किया है, हिंदी का भी है, वो मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ. वो है मुहिब्बाने वतन, कि देश प्रेमी, कि देश प्रेमी. उनकी छोटी छोटी कहानियाँ हैं, द वे दे वांटेड टू एजुकेट. और बाद में जो गदर पार्टी का बनना है, वो भी अजीत सिंह जी के उस मूवमेंट का संकल्प है. क्योंकि जब 1907 में पहली दफ़ा ब्रिटिश को अपने कानून वापस करने पड़े, क्योंकि लोगों में इतना बड़ा उत्साह था कि, और वो सब फौजी थे, तो उनको लगा कि 1857 दोबारा रिपीट हो जाएगा अगर हमने पंजाब को संभाला नहीं तो. ये उसके मतलब कमांडर इन चीफ है उसके. और उसके बाद लाला लाजपत राय और अजीत सिंह को मांडले से वापस आए. ये पहले लोग हैं जो कभी बाहर देशों में भेजे गए और वापस आए. तो मतलब एक तो उनका ये है. दूसरा जो है, उनकी अपनी आवाज़ में हमें उनका एक संदेश, जो जब वो वापस इंडिया आए मार्च 1946 में 1947 में, तो वो ग्रामोफोन कंपनी में रिकॉर्ड किया था, नौजवानों के नाम संदेश. तो वो उनकी अपनी वॉइस में अवेलेबल है. वो मैंने YouTube पर डाला हुआ है सर, मैं उसका लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में. तो वो मतलब हम उनकी उस वक़्त भी आवाज़ में और विचारों में और इनकलाब जिंदाबाद में और भगत सिंह को वो कैसे रेलेवेंट करते हैं आप. और उसमें एक शब्द वो यूज़ करते हैं, वो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा, कि संपूर्ण व्यक्ति बनो. नौजवानों को संदेश ये है कि संपूर्ण व्यक्ति बनो. तो मैं वो संपूर्ण व्यक्ति की डेफिनेशन जब ढूंढ रहा था, तो वो मुझे नेताजी सुभाष जब 17 साल के थे, तो वो भी ये वर्ड यूज़ कर रहे हैं. इसका मतलब है कि उस पीरियड में एक संदेश जो नौजवानों था वो संपूर्ण. तो उसका दोस्त पूछता कि ये क्या होता है. वो किसी बड़े इनकलाबी को मनाने के लिए उनको कहा जाता है, नेताजी सुभाष को. तो वो कहते हैं कि वो संपूर्ण व्यक्ति है. वो साथी कहते हैं संपूर्ण व्यक्ति कौन होता है. वो कहते हैं संपूर्ण व्यक्ति वो है जिसने इतिहास को उसके मतलब इतिहास बोध से समझा है,
मतलब उसके प्रिंसिपल से समझाए, तो उसके लिए मुझे बहुत पढ़ना पड़ेगा, ये सुभाष कह रहे हैं। जी और दूसरा जो है कि आज जो दुनिया में हो रहा है उस सारे को समझना पड़ेगा कि लोग अपनी अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढने में कैसे कैसे तरीके इस्तेमाल कर रहे हैं, दूसरे मुझे घूमना पड़ेगा। और तीसरा है कि जब ये दोनों चीजें मुझे समझ आ जाएंगी तो मैं भविष्य को देख सकता हूँ, ये संपूर्ण व्यक्ति की। और भगत सिंह ने यही डेफिनेशन अपने मतलब उसमें यूज की कि वी हम्बली सबमिट टू बी सीरियस स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री, Yes, sir. conditions of our people and their aspiration। तो एक तो ये जैसे वो अपने पहले सवाल का भी है कि हम उस संपूर्णता की तरफ कैसे बढ़ सकते हैं। ये जो हम कोशिश कर रहे हैं, ये इतिहास को उसके संपूर्ण संपर्क में देख में मतलब उसमें क्या शक्तियां काम कर रही हैं और वो शक्तियां क्या आगे कर रही हैं, एक तो वो बात है। दूसरा जो है कि आज भी, क्योंकि आज जिस युग में है जिसको भगत सिंह ने अपने एक द्वंद्वात्मक नारे में बता दिया था, और उनका ये भी कहना कि अगर ये नारा लोग समझ जाएं तो मुझे अपनी जिंदगी की कीमत मिल जाएगी कि साम्राज्यवाद, डाउन विद इंपीरियलिज्म, लॉन्ग लिव रेवोल्यूशन, कि जो मतलब इंपीरियल मतलब लूट की शक्तियां हैं उनको दबाना पड़ेगा, तब लोगों की जिंदगी में मतलब जो है उभार मतलब उनकी प्रॉब्लम हल होगी। तो ये जो है आज यही समझने की जरूरत है कि ये कौन शक्तियां हैं जो आज लोगों की समस्याओं का समाधान उन तक नहीं देना चाहती। जैसे इसी में मैं कल बहुत इंटरेस्टिंग एक आर्टिकल देख रहा था, अब वो आपके पहले सवाल के साथ इसका, कि जब तंबाकू के खिलाफ बहुत बड़ा मतलब प्रचार हो गया कि वो सेहत को नुकसान करती है, बहुत देर तो वो कंपनियां डिनायल मोड में रही, क्योंकि सबसे ज्यादा पैसा तंबाकू कंपनियां बना रही थी। लेकिन जब वो फिर ऐसा माहौल बन गया कि तंबाकू को कंट्रोल करना पड़ा तो उनका रेवेन्यू कम हुआ। तो कहता उन्होंने फूड को अडॉप्ट कर लिया, क्योंकि उनको लोगों की जो हैबिट बनाना है उस पे मास्टरी कर ली थी। ये तंबाकू क्यों है? क्योंकि वो आपका हैबिट फॉर्मिंग है, वो आपको एक नशे की तरह बल है। तो उन्होंने फिर जो खाने वाली वस्तुएं थी उनमें ऐसे एडिटिव डालने शुरू किए जिससे लोग की जो है मतलब जैसे आप मतलब बच्चा आप देखेंगे कोका कोला देखते ही वो मचल जाता है जी तो वो हैबिट जो है। जी तो कहने का भाव है कि ये जो इम्पीरियल और ये जो साम्राज्यवाद का मॉडल है उसको, और उसमें दुनिया बहुत मतलब उसके डिफरेंट फॉर्म में लड़ रही है, तो उसको समझने की जरूरत है। तो आज पहला पीरियड तो है कि हम कितनी का अपनी समझदारी जो है उस पे, और आज क्योंकि आप पे एक और बड़ा हमला है कि शायद जितना देर हमने ध्यान लगाया है, अब बहुत से यूथ को तो मतलब जो है अटेंशन डेफिशिएंसी हो रही, जी मतलब ये बीमारी गिनी जाती है कि ध्यान नहीं लगा सकते, क्योंकि आप अब YouTube भी नहीं देखेंगे, आप रील देखेंगे जी सर। कि 30 सेकंड में मतलब आपको वो मैसेज कोई नहीं देंगे, बट ना आपको डोपामिन हिट सोचने का होना टाइम चाहिए देंगे। अगली बात आ जाएगी, तो एक किस्म का नशा ही प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो भी हैबिट फॉर्मिंग ही है जिससे आप, और इसीलिए जब किताब पढ़ते हैं तो फिर आपकी एक सोचने की प्रक्रिया भी साथ चलती है। किताब आप सिर्फ अक्षरों में नहीं पढ़ रहे, लेकिन उसके साथ जैसे अब मुझे जो एक खपत हो गई है हिस्टोरियन कि जब कोई रेफरेंस आती है तो मैं रेफरेंस को बगैर सीधा पहुंचे छोड़ता नहीं। जैसे ये प्रेस्ट ऑफ द पुअर मिल गई मुझे, जी। और एक M.N. रॉय का उस वक्त का बहुत पॉपुलर है कि हम क्या चाहते हैं। मतलब जो एक आदमी जो लेनिन के साथ डिबेट में बराबरता रखने वाला है वो भारत आया है, तो उसको भी भगत सिंह पढ़ रहे हैं, और वो बड़े सिंपल वर्ड्स में भी हम एक्चुअली क्या डिफरेंट चाह रहे हैं समाज में। तो ये फॉर्मेशन है। तो इसलिए जो आपका पहला प्रश्न है कि हम क्या करें, तो एक तो है कि ये, और जो चारों तरफ है उसमें हम क्या, क्योंकि भगत सिंह की जो बहुत खूब, और मैं समझता हूँ कि सभी मैंने जितने भी देशभक्तों के साथ मुझे मौका मिला कि उन्होंने जो चीज़ समझदारी में आ गई उनको जिंदगी में अपनाई किया, जी उसको मतलब बकायदा मतलब उन्होंने मतलब कि जैसे भगत
बोले है कि अगर उन्होंने कहा कि छूछात नहीं होना चाहिए, तो वो जेल में भी उस लड़के को बोले स्वैमान दे रहे हैं कि तुम तो मेरी बेबे हो। क्यों? क्योंकि मेरे जीवन में 2 व्यक्तियों ने मेरा मलमूत्र उठाया है। बचपन में मेरी माँ ने, और अब ये जिम्मेवारी तुम्हें मिली है, इस रिश्ते से तुम मेरी बेबे हो। अब वो देखिए कि वो बंदा कितना शेषोपन में है, कितना, वो कहता है सरदार आप मुझे हंसी मजाक मत करो, क्योंकि लोग तो मेरे से दूर भागते हैं। मेरा, हालांकि मैं उनका भी यही काम करता हूँ, लेकिन फांसी की कोठड़ी में वो इंतजार कर रहे हैं, लेकिन मेरे से दूर भागते हैं। वो कहते नहीं, मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ, क्योंकि ये रिश्ता मतलब, और ये उन्होंने उसी वक्त नहीं कहा, उसके पहले भी उनके आर्टिकल्स में इस चीज का जिक्र आता है कि माँ, मतलब हम कहते हैं ये गंदा काम कर रहे हैं, तो कहते माँ भी ये करती है, तो माँ कैसे मोटी रोटी बनाती है बाद में। तो ये जो चीजें हैं, मेरा ख्याल पता नहीं मैं कितना का आपके पहले सवाल को एड्रेस कर पाया हूँ। और कोई सवाल है? सवाल है मेरा जी जी। सर मैंने गांधी जी के फिलोसफिकल एनार्किज्म को पढ़ा और भगत सिंह के एनार्किज्म को पढ़ा, तो सर इन दोनों में क्या अंतर होगा? क्योंकि भगत सिंह एक सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी थे और गांधी जी भी सोशलिज्म की बात कर रहे हैं अपनी स्टेटलेस सोसाइटी में। फिलोसफिकल एनार्किज्म से का क्या? वो लियो टॉल्स्टॉय का, हालांकि दोनों ने लियो टॉल्स्टॉय को पढ़ा, भगत सिंह ने भी अप्लाई किया लियो टॉल्स्टॉय को अपनी जिंदगी में, तो गांधी जी ने, देखिए मतलब ये है कि उसके 2 आप समझिए कि एक तो है कि आप प्रॉब्लम जो है उसको एड्रेस कर रहे हैं। मतलब गांधी जी जिस पीरियड में मतलब है, उसमें जो सबसे बड़ा उनका, और भगत सिंह ने भी ये ट्रिब्यूट गांधी जी को पे की है कि गांधी जी का जो सबसे बड़ा रेवोल्यूशनरी काम है वो ये है कि उन्होंने कॉमन मैन को आज़ादी की लड़ाई के साथ खड़ा कर दिया। चंपारण है तो लोगों का डर दूर कर दिया उन्होंने। वही ब्रिटिश मतलब जिम्मेदार जो है नील वाले और एडमिनिस्ट्रेशन है, उसके खिलाफ वो लोग मतलब डर दूर हो गया। तो जब डर दूर होता है तो आप एक कदम आगे बढ़ जाते हैं। तो गांधी जी के पास जो है वो है, अब भगत सिंह भी कहते हैं कि मास मूवमेंट तो नॉन वायलेंट ही होंगी। और अगर आप देखें तो मतलब भगत सिंह ने दूसरे तरीके से मतलब सिस्टम को अगर आप कमजोर करना चाहते हैं, 2 पार्ट है ना, एक तो है कि लोगों को मजबूत करें। अब जैसे चंपारण में इमीडिएटली गांधी जी ने वहाँ स्कूल शुरू करवाए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहा कि भाई इनको ये पढ़ाई की जरूरत है, तो उन्होंने वो पार्ट, हम कई दफा हमारे नजर में नहीं आता कि वो सबको लगा के आए कि भी इनको, इनके बच्चों को पढ़ाइए, अगर ये पढ़ेंगे तभी इससे आगे मुक्त हो पाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ है कि भगत सिंह के पास है कि एक ऐसा एनवायरनमेंट पैदा कर दिया जाए जिसमें मतलब लोग जो हैं वो ब्रिटिश राज की जो जकड़ है उससे मुक्त हो जाए। वो दिमागी जकड़ से मुक्त कर रहे हैं, भगत सिंह उससे एक कदम आगे जाके मतलब उसको, नौजवानों को, और इतनी बड़ी फोर्स उस वक्त पैदा की। हालांकि दोनों कॉमन है, वही जो स्टूडेंट यूनियन वाले लड़के लड़कियां हैं वो बाद में सत्याग्रह में भी पार्टिसिपेट कर रही हैं, और वो सत्याग्रह को बड़ा क्रिएटिवली अप्लाई कर रही हैं। उसी में आपको बताता हूँ कि ये जो जुत्सी सिस्टर थी, मनमोहनी जुत्सी सी, जो प्रेसिडेंट बनी थी, उसकी 2 सिस्टर्स भी थी। उनकी मदर जो है वो गांधी जी के जो प्रोग्राम में डिक्टेटर बनाते थे। वो एक आदमी को, मौलाना आज़ाद जब पकड़े गए पहले डिक्टेटर वो थे, तो बाद में मतलब लाडो रानी जुत्सी को डिक्टेटर बनाया गया। हालांकि कहते भी सरोजनी नायडू ने एतराज किया कि मैं अगली लाइन में थी। वो कहते नहीं, तेरी बारी बाद में आएगी, अभी ये इनकी मदर वो जेल में है। तो तीनों लड़कियां जो हैं वो भगत सिंह को जब सजा होती है तो अगले दिन वो पूरे कॉलेजेस का पिकनिक करती है, उनको पकड़ा जाता है। तो बाद में उनको जब छोड़ा जाता है तो पहले कहा जाता है कि सुबह तुम्हें जेल से रिहा किया जाएगा, लेकिन रात को उनको रिहा किया जाता है। तो वो उस पर भी अपनी टर्म्स मनवाती हैं और सारी रात जेल के बाहर पिकनिक करती। तो ये जो बदली है, तो इसलिए मैं समझता कि दोनों टकराव में नहीं है, पूरकता में है। एक चीज समझनी चाहिए कि मतलब इवन जो हमें डार्विन की थ्योरी पढ़ाई गई है वो भी एम्पीरियल थ्योरी है कि मतलब जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है वो उसका एक अंश मात्र है। उसके साथ असल में जो है मार्विक की थ्योरी है
कि नेचर में भी चीजें एक दूसरे की पूरकता में है। अगर आपके वीड्स हैं तो वो प्लांट की पूरकता में है, वो उसके खिलाफ नहीं। जैसे आजकल हम पूरी खेती की जो हमारी समझदारी ही गड़बड़ हो गई, हम उन चीजों को जो हमारी सहायक है उनको हम अपना दुश्मन समझने लग गए, और उसमें फिर क्योंकि मार्केट चलती है, तो इसलिए जब हम देखें तो इसमें हम कभी बहुत डिटेल में बात कर सकते हैं कि पूरकता है। एक हद तक आप ले गए और सरकार के पास यही है कि आपको सब लीडरों को जेल में बंद कर दें और लोगों को फिर आपस में लड़ा दें। तो भगत सिंह उससे आगे ले जाते हैं कि हमें बाहर भी और अंदर भी ये लड़ाई कंटिन्यू करनी। कोई और सवाल तो इसलिए आपका? मूर्खता में अगर आप देखेंगे तो फिर हमें ये आज़ादी की पूरी लड़ाई, अब जैसे एनी बसंत को हमने हिस्ट्री से निकाल ही दिया है, जो उसकी कंट्रीब्यूशन है वो है। करेक्शन कर नहीं वो तो क्योंकि हम इंपीरियलिज्म को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, वो इसलिए सर सब्सक्रिप्शन खरीद नहीं रहे सर हम क्योंकि नहीं तो वो बहुत पैसे लेते हैं जी सर, वो अपनी तरफ से हमें टेस्ट दे रहे हैं, हम उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो सर अभी इस बार सर मैं मीटिंग स्टार्ट भी नहीं कर पाया, ये लिखा है कि 8 मिनट बाद स्टार्ट करना, क्योंकि 2 बार कर चुके हो। अच्छा, तो इस बार इसलिए अच्छा। जूही से करवाई है। जी सर वी मस्ट लर्न, ये मुझे किसी ने बताया था, क्योंकि हम ये जो कॉपीराइट्स की बात थी सॉफ्टवेयर पे, तो इंग्लैंड से ही कोई आया हुआ था, वो कहता हमने आपको बहुत एक्सप्लॉइट किया, आप भी एक्सप्लॉइट करना चाहिए तो इसीलिए मैं ऑफिस नहीं यूज करता, उसका एक ओपन ऑफिस फ्री अवेलेबल है जी। वो मैंने सारे अपने कॉलेजेस में स्टूडेंट्स को भी कहा कि ओपन ऑफिस यूज करो, क्योंकि वो फ्री है। तो एनीवे तो जो बात कर रहे थे उस पे आए फिर दोबारा। जी जी सर, बस कंक्लूड करना है। हाँ, वो देखिए अब है कि हमें इतिहास में वन अगेंस्ट द अदर नहीं करना है, उनकी पूरकता को देखना है जी, क्योंकि वो कोई इंडिविजुअल किसी के साथ, क्योंकि ये बनाए गए हैं उसमें जैसे अब अहिंसा शब्द है, आपको पता है कि अहिंसा की रूट क्या है? जैनिज्म का कॉन्सेप्ट है अहिंसा, और जैनिज्म का जो सूत्र है वो है कि अहिंसा परमो धर्म, कि सबसे बड़ा धर्म जो है वो अहिंसा है। पर वो अहिंसा क्या है? वो ह्यूमन संवेदना की बहुत ऊंची सतह है कि आप अनजाने में भी किसी को कोई नुकसान ना करें। वो जो कुकर्म वाला है ना, कि आप किसी व्यक्ति को, तो हम कहते हैं कि मेरे शब्द भी हिंसक हो सकते हैं अगर मैं किसी के स्वाभिमान को माने कुछ, तो हमारे तो समाज में उस अहिंसा को छोड़ के उस हिंसा को छोड़ के हमने ब्रिटिश कि वो बायनरी बना ली कि एक वायलेंस होती है, एक नॉन वायलेंस होती है। जबकि आप, और इसमें बहुत बढ़िया पेपर जो है वो एक नीति नायर करके प्रोफेसर है, शायद उसकी ग्राउंड भी लाहौर की है क्योंकि वो फैमिली, तो उसने कहा कि भगत सिंह ने अगर पूरे भारत को जीता है तो वो नॉन वायलेंट मीन से जीता है, क्योंकि भूख हड़ताल का जो पीरियड है अपने आप में आप सफरिंग लेना और उससे एक बड़े काज को आम लोगों के लिए बना देना, तो वो पार्ट है। तो इसलिए जब भी हम इतिहास को देखें तो उसकी पूरकता, क्योंकि एक के बाद दूसरा है। अब भगत सिंह की पूरकता जो है वो सुभाष है, क्योंकि लास्ट मैसेज भगत सिंह का सुभाष के पास जाता है, तो आगे वो फिर वो किसानों को कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं, कैसे भगत सिंह का तो है डाउन विद इंपीरियलिज्म, लॉन्ग लिव रेवोल्यूशन। उन्होंने 1940 में जो स्लोगन दिया कि नो कंप्रोमाइज विद इंपीरियलिज्म, साम्राज्यवाद के साथ समझौता करेंगे तो हमने देखा है कि वो आपको मुश्किल में डालेगा। आयरलैंड उसी की एक एग्जांपल है कि उन्होंने समझौता किया और उनमें सिविल वार करवा दी। वही साथी जो इकट्ठे ब्रिटिश के खिलाफ लड़ते थे वो आपस में लड़ रहे हैं। तो इसलिए जो वो प्रश्न है कि गांधी जी एक तरह के डेवलप कर रहे हैं, उनका एक प्रभाव है
लेकिन दूसरी तरफ ये है कि लोगों को वो मतलब भगत सिंह भी उसको अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन साथ ही गांधी पे उनका जो क्रिटिक है भगत सिंह का वो बहुत इंटरेस्टिंग है। वो कहते हैं कि साबरमती के संत को कोई स्थायी चेला नहीं मिलेगा, देयर विल बी नो परमानेंट डिसिपल ऑफ गांधी, क्योंकि सब लोग अपनी बुर्जुआ हट से खुद गर्जी के लिए उनके साथ चिपके हुए हैं। अब देखिए कि कितना ये सटीक मतलब एनालिसिस है भगत सिंह का। फिर वो कहते हैं कि गांधीज़म को हमें समझने की जरूरत है कि वो एक से आगे जाके मतलब शक्तियां जो हैं उनको आगे मतलब पूरा फील्ड में नहीं लाना चाहते जी। मतलब वो उनका स्ट्रेटजिकली वो ठीक था कि आप एक फ्रंट पे ही अगर ब्रिटिश के साथ लड़ रहे हैं तो ब्रिटिश के साथ लड़िए, राजे महाराजों को अभी छोड़ दीजिए, जी। क्योंकि वो स्टेट्स में नहीं करते, लोग लड़े हैं उन्हीं के मेथड को लेके लड़े हैं। लेकिन कभी गांधी जी ने स्टेट, क्योंकि उनको था कि एक जैसे ये समझदारी कि वो अंग्रेज जो ब्रिटिश रूलिंग क्लास इंग्लैंड में है और जो यहाँ मतलब वायसराय है, उनके टकराव को देख के वो मतलब रॉलेट एक्ट का जो है उनको लगता है कि कर लेंगे। जी। तो इसलिए मैं नहीं समझता हूँ सर, कि इसको गांधी हमें के ऊपर सर अलग से इसको कर लेंगे देखें। कभी। हाँ जी, गांधी के ऊपर अलग से एक सेपरेट लेक्चर हो जाएगा सर, फिर उसमें डिटेल में बात हो कर जाएगी। सकते हैं उनको समझने के लिए जी जी कि क्या स्ट्रेटजी उन्होंने की और किस तरह वो स्ट्रेटजी ने क्या पॉजिटिव दिया क्या नेगेटिव दिया। जी। क्योंकि अब भगत सिंह की स्ट्रेटजी में भी है कि चाहे उस वक्त वो आगे नेताजी सुभाष उसको लेके गए, वही गदर पार्टी का जो संकल्प है कि भी फाइनली तो जंग लड़के अगर इनको हटेंगे तभी हम अपना पूरा कंट्रोल कर पाएंगे, लेकिन वो कहाँ तक कामयाब हुई। जी। तो वो धाराएं जो हैं वो टकराव में नहीं है, मैं ये समझता हूँ कि वो जी। पूर्वता में है कि अगर ये रास्ता नहीं चलेगा तो ये करेंगे, ये नहीं चलता तो अगला और रास्ता ढूंढेंगे, लेकिन उसमें वर्ल्ड का एक्सपीरियंस जो है वो उनको मदद करता है। सर आप कोई गदर आंदोलन पे कोई बुक बता सकते हैं मुझे, स्पेशली करतार सिंह सराभा जी पे कोई किताब? अच्छा, नहीं उसमें तो सबसे बढ़िया जो है वो हरीश पुरी जी की है, हिस्ट्री ऑफ गदर, क्योंकि उन्होंने पीएचडी किया है उन पे, हरीश पुरी पॉलिटिकल साइंस के रहे हैं। तो वो और पीडीएफ में भी मेरे ख्याल से मिल जाए। कोई और सवाल है जो ये आपका? नहीं, मुझे लगता है हमने सर का बहुत टाइम भी दिया है। नहीं ये द टाइम इज योर्स। जी जी। जब अब भी सर, जरूरत हो। हाँ जी, अगर लास्ट में मैं एक बार जी सारी चीज़ों को, हाँ जी, अगर मैं रिवाइज करूं सारी चीज़ों को एक एक करके, वैसे तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपने दी है, लेकिन फिर भी अगर थोड़ा सा समरी मैं देना चाहूँ तो स्टार्टिंग में आपने बताया कि किस तरह अंग्रेज़ सरकार जो है वो गलत नीतियाँ बना रही थी और उन गलत नीतियों का परिणाम भारत में भूख, भुखमरी या फिर तमाम तरह के जो अकाल पड़ रहे थे उनके ज़रिए लोगों को कष्ट सहना पड़ रहा था। उसके बाद सर फिर 1909 में मार्लियामेंटो रिफॉर्म्स आया। उसके बाद सर 1919 में ठीक 10 साल बाद रोलेट एक्ट लेके सरकार आई और लोगों से उनकी आज़ादी छीनने का एक प्रयास किया। फिर सर 1921 में ननकाना साहिब में जो 139 सिखों की निर्मम हत्या कर दी गई थी, जिसमें महंत नारायण दास भी शामिल थे, क्योंकि उन्होंने गुरुद्वारों के साथ जो जी 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 तो वहाँ भगत सिंह भी गए। और सर फिर 1921 में ही सर भगत सिंह ने आयरिश फ्रीडम को अच्छी तरह समझकर उसकी किताब जो डैन ब्रीन की किताब है माई फाइट फॉर आयरिश फ्रीडम, उसको ट्रांसलेट किया और अपने साथियों से भी मतलब पढ़ने का अनुरोध किया। फिर सर आपने बताया कि स्टूडेंट यूनियन की जो गर्ल प्रेसिडेंट थी उसका नाम सर क्या, एक बार रिपीट करेंगे सर उनका नाम? मनमोहनी जुत्सी। मनमोहिनी जुत्सी, ठीक है सर। फिर सर 1924 का पीरियड जिसके लिए हमने सारा बेस बनाया था, मतलब बैकग्राउंड हमने समझा था, अगर उस पीरियड की बात करें बिल्कुल छोटे में, तो 1924 में सबसे पहले कानपुर में भगत सिंह ने बाढ़ जो ग्रस्त इलाका आ गया था गंगा के तट पर, उस पर भगत सिंह ने काम किया, लोगों को खाना पहुंचाया, उनको बाढ़ से निकाला, बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर। एक तरुण संघ नाम की एक संस्था थी, उनके साथ मिलकर काम किया था। और सर फिर अंबेडकर जी की बात करें 1924 में ही, तो उन्होंने एजुकेशन फॉर द डिप्रेस्ड क्लासेस ये उनका एक मोटो दिया, जिसके बाद उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा बनाई, जिसमें उन्होंने एजुकेट, ऑर्गेनाइज और एजिटेट ये उनका मोटो था।
और उन्होंने सर सारी ज़िंदगी आपने बताया कि इस एजेंडा को लेकर काम किया, बेशक वो महाड़ सत्याग्रह हो या बाद के उनके कार्य हों। फिर सर पेरियार भी 1924 में उन्होंने कास्ट डिस्क्रिमिनेशन फेस किया, जिसके बाद मिड 1920s में यानी 1925 में उन्होंने सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट स्टार्ट किया था, जिसमें उन्होंने साइंटिफिक नॉलेज को आगे बढ़ावा दिया। और सर सबसे ज़रूरी बात जो आपने हर बार बताई कि हम इनको अलग अलग करके नहीं देखना चाहिए, एक दूसरे के विरोध में नहीं देखना चाहिए, भले कोई भी हो। जैसे अब अगर आज हमने बात की है भगत सिंह, अंबेडकर और पेरियार की, तो ये तीनों एक दूसरे के पूरक बने, हर तरह से हमने समझा, बेशक वो कास्ट का सवाल हो, धर्म का हो, विमेन एम्पावरमेंट का सवाल हो या साइंटिफिक टेम्परामेंट, साइंटिफिक स्वभाव का सवाल हो। तो सर मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा, आज आपने टाइम दिया और हमें अपना सर ज्ञान शेयर किया। काफ़ी समय लग गया है, तो सर थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच सर, हम बहुत आभारी हैं ज्ञान शेयर करने के लिए जी। एक लास्ट जोक हाँ जी। कि जगदीश चंद्र बोस जी को प्रेजेंट करना था अपने जो उन्होंने वायरलेस पे डिस्कवरीज की थी, वायरलेस टेक्नोलॉजी में। तो वो लंदन गए तो उनको एक आदमी टेलीफोन कर रहा था कि पहले मुझे बता देना, मैं तुम्हें बताऊंगा कितना बताना है कितना नहीं बताना। अच्छा। तो इसमें बहुत पैसे हैं। तो उनका एक छोटा सा लेटर है टैगोर को कि ये किस दुनिया में मुझे तुमने भेज दिया है, क्योंकि यहाँ तो नॉलेज जो है वो बिकती है, मतलब इंसानियत के मतलब काम के नहीं के लिए नहीं है। जी जी जी। तो वो उनके मन में वो जो विराग आया, तो उन्होंने वो सारे पेटेंट छोड़ के भारत में आके उन्होंने फिर खेती प्लांट पे जो है उस पे रिसर्च को डाइवर्ट कर दिया और इस्टेब्लिश, और 6 नोबेल प्राइज विनर जो हैं वो उनकी उस प्रक्रिया से निकले हैं जी। 4 नोबेल प्राइज लाहौर से हैं और 6 नोबेल प्राइज जो है वो कलकत्ता से। जी चलो बहुत बहुत जी शुक्रिया, आपने टाइम निकाला। तो वी कैन कंटिन्यू जी जब भी बिल्कुल कभी। सर आप अगर आप चाहे तो युवाओं को क्या संदेश दोगे, मतलब उनके लिए क्या कुछ कार्य आप दे सकते हो कि उनको क्या पढ़ना चाहिए अभी? मैं जो लास्ट कह रहा था, जो आपने नोट नहीं किया कि संपूर्ण व्यक्ति बनने की तरफ बढ़ेंगे तभी हम काम कर सकेंगे। और संपूर्ण व्यक्ति का मतलब है कि इतिहास को मतलब हमने जैसे सुना ऐसे नहीं, इसको लीगेसी क्या है, लीजेंड से हमें अपने आप को बरी करें और लीगेसी में आए। और जो इतिहास का ग्रस्ता है, क्योंकि हमारे बड़े बुजुर्ग ये करते थे, हमारे तो ये किया, ये इतिहास ग्रस्ता है, लीजेंड्स हैं जी। लेकिन लीगेसी क्या है उसमें, जैसे ये है कि उन्होंने जैसे भगत सिंह का एक वो शब्द जो है उसको हमें अपने सामने रखना चाहिए कि रियलिज्म बिकेम माय कल्ट। अब कल्ट का मतलब होता है कि जहां पर दलील नहीं चलती, मतलब धार्मिक कल्ट भी यही है ना कि फिर आप उसके साथ दलील नहीं कर सकते जी। दलील करेंगे तो भगत सिंह कहते हैं कि मेरी दलील कहाँ खत्म होती है, जहाँ यथार्थ है। जी, अब जब जो यथार्थ है वो समझेंगे तो उसको बदलने की कोशिश करेंगे, तो अपने आले द्वाले को भी बदलने की कोशिश करेंगे, अपने मतलब नियर जो है उसमें भी बदलने की कोशिश करेंगे। ठीक जी। तो एक जैसे जो ये अगर आप कंपटीशन के लिए तैयार हो रहे हैं तो इन चीजों को आपने अपने दिमाग में रखना है। लेकिन जो थ्योरी पढ़ाई जा रही है उसको भी पढ़िए, लेकिन अपने मन में उसका जो है और फिर कहीं कटारिश लगा दीजिए जी। कि ये भी कहा जाता है लेकिन ये पार्ट उसका मिसिंग है जी। आपको कंपटीशन में अगर सेंसिबल मार्क करने वाला होगा तो वो आपको जरूर अप्रिशिएट करेगा जी। मैं एज ए टीचर उस स्टूडेंट को ज्यादा अप्रिशिएट करता था जो सारी लाइन छोड़ के वो 2 लाइनें अपनी ऐड करता था जी। ठीक है सर, फिर तो इसलिए हाँ जी तो मुझे ऐसा लगता है कि वो यूनिवर्सल लव के बारे में लिख रहे हैं 14 साल की उम्र में निकला। नहीं, इन पे हम करेंगे अलग से लेक्चर, एक पॉइंट को उठा के हम करेंगे। तो अभी तो अभी तो सर इस नोट के साथ ही खत्म करते हैं कि यथार्थवादी बनो, कास्ट धर्म से ऊपर उठो। हाँ जी सर, जी सर धन्यवाद। नहीं, जो भगत सिंह हमारी लड़ाई हमारी अपनी कमजोरियों के खिलाफ है जी। पहली लड़ाई जो है जी, वो कमजोरियां जिसका फायदा हमारे खुदगर्ज लोग भी उठाते हैं और जो आपको से दुश्मनी करना चाहता है वो भी उठाता है जी। तो इसको अगर हम रखें, आज वो कमजोरियां बदलती रह सकती हैं, लेकिन जैसे यही है कि अटेंशन
डिप्रीवेशन जो है उससे कैसे बचना है, ध्यान लगाना मतलब आज ज्यादा जरूरत है। मतलब चाहे आप योग के ध्यान की बात करें या कंसंट्रेट करके पढ़ने की बात करें, वो ध्यान लगाना मतलब आज भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना उस वक्त इस डाइवर्शनरी फोर्सेस से अपने आप को मुक्त रखना। और जो खुराक का ये है कि मतलब बाजार का खाना जितना आप अवॉइड कर सके वो करिए, क्योंकि वो वाकई जब मैंने ये तंबाकू इंडस्ट्रीज का फूड पे मैंने देखा तो मेरा दूसरा भी था कि पौष्टिकता को खत्म करना बाजारी खुराक का है तो आपकी सेहत का जो पहला राज है, और उसमें डिहाइड्रेशन से बचिए। तो मैं वो एक पिंच ऑफ सेंधा नमक जो है जिसे हम पाकिस्तानी नमक वो लेके पानी पीजिए, तो दैट विल कीप यू हेल्दी मेंटली एंड फिजिकली आल्सो, क्योंकि लड़ाई दोनों तरफ है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है सर, थैंक यू सो सर मच। थैंक यू जी। सर हम आपसे मिलना जरूर चाहेंगे सर, एक बार हमारी बहुत कामना है सर। यू आर वेलकम एनी टाइम। और सर यहाँ रहने का इंतजाम भी है, बहुत सी किताबें हैं, लेकिन जाते हुए मैं पूछूंगा कि क्या फायदा हुआ आपके घर रहने का। बिल्कुल सर, बिल्कुल। पढ़िए, हम भी सर भगत सिंह सारा खाना पीने रहने का पूरा। नहीं सर, मैं बोल रहा हूँ सर, हम भी भगत सिंह की वो वाली बात को कह देंगे कि मिस्टर चोपड़ा किताब के किस सफ़े पे कौन सी बात लिखी है मैं वो आपको बता सकता हूँ। बिल्कुल जी सर, वही होना चाहिए। जी सर। तो भगत सिंह गजल भी क्या भगत सिंह गजल भी गाया करते थे, बहुत अच्छे गायक भी थे। तो ये भी आवाज अच्छी थी उनकी वो। और वो बड़ा एक इंटरेस्टिंग बताते हैं हमारे मदर कि वो, क्योंकि वहाँ वो सिल्वर की प्लेट वगैरह मिलती है ना, तो उसको बजा के गाया करते थे। और उनके जो शेर हैं वो सिलेक्शन खास तौर पर आपके लिए भी है कि एक दो, जैसे नेहरू जी की जब डेथ हुई तो उसमें था कि वो मतलब एक उनकी कोटेशन जो है वो हमेशा सामने रहती थी, इसलिए भगत सिंह शेर मतलब चंद मतलब सिलेक्शंस हैं उनकी। जैसे अब पहली लड़ाई जो है उनकी वो पढ़ने लिखने के लिए कि हमें मतलब बराबरता होनी चाहिए, यूरोपियन वर्ल्ड और मतलब आप इंडियन वर्ल्ड में डिफरेंस रख रहे हैं, ये मतलब खत्म होना चाहिए। तो पहला ही शेर जो उन्होंने लिखा, और मैं समझता हूँ कि मुझे क्योंकि उसकी कोई रूट नहीं मिली, हाँ जी, इट मे बी भगत सिंह द मून, क्योंकि वो जितना साइंटिफिकली ओरिएंटेड है, हाँ जी, कि कुर्रे खाक है गर्दिश में तपश से मेरी, कि हर किनका जो है मतलब जमीन उसमें मतलब एक अणुशक्ति है। कुर्रे खाक है गर्दिश में तपिश से मेरी, मैं वो मजनू हूँ जो जिंदा में भी आजाद रहा। क्या बात है सर। ये स्पिरिट जो है ना कि आप अपनी मतलब हम कह देते हैं कि जी हालात ठीक नहीं है मुझे, वो सब बहाने हैं जी। मतलब उन हालातों में भी अपने आप को आजाद रखने का मतलब है कि आप ग्रो कर रहे हैं, आप अपने विचारों को मतलब सीमित नहीं कर रहे हैं उसमें भी। तो वो मतलब जैसे है कि वो गाना मतलब पार्ट ऑफ देयर, क्योंकि वो जेल में भी था, और तो इसलिए जो आखिरी शेर है, एक कमाले बुज़दिली है अपनी ही आंखों में पस्त होना, कि अपने आप को कमजोर महसूस करना सबसे बड़ी बुज़दिली है। कमाले बुज़दिली है अपनी ही आंखों में पस्त होना, अगर थोड़ी सी जरूरत हो तो क्या कुछ हो नहीं सकता, उभरने ही नहीं देती ये बेमाइगियां दिल की। बेमाइगियां होती है जो दो चित्ती होती, तो क्या कहेगा कोई, उभरने ही नहीं देती ये बेमाइगियां दिल की, नहीं तो कौन सा कतरा है जो दरिया हो नहीं सकता। क्या बात है सर। ओके, कीप इट अप। सिंह से बहुत मिला, आपके बहुत अच्छा लगती है सर। नेक्स्ट टाइम सर आप भी कोई सॉन्ग प्रिपेयर करके आना सर, फिर आपसे भी सुनेंगे सर, आप भी अच्छा गाते हो, मैंने सुना है सर एक बार आपको गाना गाते हैं। बहुत मैं गा नहीं सकता लेकिन पढ़ जरूर सकता हूँ। हाँ, नहीं आपने सर एक बार पीस विजिल के इंटरव्यू पे एक सॉन्ग गाया था सर। अच्छा, हाँ जी, तो वो तो आपको सुना दिया था। नहीं सर, वो लाइव सुना ना सर, लाइव है फैज की गजल। जी सर, चलिए सर ठीक है फिर करें एंड। ओके जी, ठीक है सर, ओके, नमस्ते।
ठीक है सर, नमस्ते।